नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर मैं शालिनी मिश्रा एक बार फिर से उपस्थित हूं आपके सामने अपनी एक नई रचना के साथ। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था यानी कि एक कहानी, यह भी मन्नू भंडारी जी का। तो आज हम लेकर आए हैं आपके सामने ध्रुवशावनी नाटक, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, जिसका रचनाकाल 1933 में माना जाता है और प्रसाद जी का अंतिम नाटक भी ये माना जाता है ध्रुवशावनी। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए इसके संक्षिप्त यानी पात्रों की बात करेंगे, इनके कुछ इनके गीतों की बात करेंगे, सारी चीज़ों को यहाँ पर कुछ कथावस्तु को समझेंगे। तो मैंने हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक शेयर करना भी मत भूलिएगा। आपको यहाँ पर सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम जिससे मिलती रहे। तो देखते हैं इस नाटक को। ध्रुवशावनी नाटक जयशंकर प्रसाद ने लिखा, उनका अंतिम नाटक है, रचनाकाल जिसका 1933 माना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी। ठीक है, इसके संक्षिप्त सारांश की बात कर लेते हैं कि ध्रुवशावनी नाटक का कथा वस्तु क्या है। तो कथा वस्तु की बात जब हम करते हैं कि ध्रुवशावनी प्रसाद जी की एक महानतम रचनाओं में से महत्वपूर्ण इनकी नाट्य कृति थी। 1933 में इसका ईसाई में इसका प्रकाशन हुआ था और ईस्वी में, सॉरी। और इसकी कथा वस्तु अति यथार्थपूर्ण एवं प्रभावशाली है और इसका कथोपकथन क्या है, एक विशेष प्रकार की विशेषताओं से भरपूर है। तो कथानक क्या है इसका कि महाराजा समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त रामगुप्त से कहीं ज्यादा शौर्यवान एवं प्रतिभाशाली था, इसलिए चंद्रगुप्त को इनके पिता ने युवराज चंद्रगुप्त को बनाना चाहते थे। पर पिता की असामयिक मृत्यु के बाद ऐसा नहीं हो सका और उसके जो मंत्री शिखर स्वामी ने क्या किया, षड्यंत्र करके रामगुप्त को राजा के लिए सिंहासन पर विराजमान कर दिया और अपने अग्रज के लिए चंद्रगुप्त सारे सुख वैभव का त्याग कर देता है और उस समय की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी ध्रुवशावनी के साथ रामगुप्त का विवाह भी यानी विवाह संस्कार संपन्न करा दिया जाता है। ठीक है, रामगुप्त क्या था, बड़ा ही यानी भोग विलासी और कायर एवं कुल कलंकी स्वभाव का था। उस समय शकों का आक्रमण देश पर हो चुका था और रामगुप्त भोग विलासों में लिप्त था। सकरात से समझ समझौता के अंतर्गत वह क्या करता है, अपनी पत्नी ध्रुवशावनी को दांव पर लगा देता है, अर्थात उसने ध्रुवशावनी को सकरात के हाथ सौंप दिया और अपने आप को निश्चिंत कर लिया था। तो होता क्या है कि मंत्री के संकेत पर रामगुप्त गलत रास्ता पहले से ही पकड़ा हुआ था और धीरे धीरे उसका जीवन और बर्बाद होने लगता है, यानी वो गलत रास्ते पर चलता ही रहता है। और रामगुप्त का जो व्यवहार होता है ध्रुवशावनी, यानी जब उसने शकों के हाथों ध्रुवशावनी को देने का फैसला कर लिया तो इस फैसले से ध्रुवशावनी बहुत दुखी होती है और पति की अपनी अकर्मण्यता को देखकर उसका हृदय द्रवित हो जाता है और अंततः वह आत्महत्या करने की प्रक्रिया को मतलब ठान लेती, सोचती है कि आत्महत्या कर लेंगे। तभी चंद्रगुप्त यानी उस स्थिति को नियंत्रण के अधीन अपने अधीन कर लेता है और ध्रुवशावनी की रक्षा करता है और सकरात की आशा पर पानी फेर देता है। फिर चंद्रगुप्त ने देखा कि गुप्त वंश का यश जो था वो धूमिल हो गया है तत्काल, और तो वो तत्काल स्त्री के वेश में क्या करता है, ध्रुवशावनी के साथ सकराज के पास जाता है और दोनों वेशभूषा में एक जैसे ही थे। तो सकराज को संदेह हुआ कि वास्तव में ध्रुवशावनी है कौन और चंद्रगुप्त अपने वास्तविक रूप में आकर सकराज से युद्ध करने लगता है और उसे सकराज को वह युद्ध में मार देता है। ठीक है, तो इस तरीके से ध्रुवशावनी की रक्षा कौन करता है, यानी चंद्रगुप्त कर लेता है। यानी ध्रुवशावनी की अस्मिता को ध्यान में रखते हुए सामान्य वर्ग यानी रामगुप्त का विरोध कर दिया और अंततः रामगुप्त की हत्या कर दी जाती है और पुरोहितों की शास्त्र सम्मति एवं अनुष्ठान संपन्न कर विधवा ध्रुवशावनी का पुनर्विवाह चंद्रगुप्त के साथ संपन्न हो जाता है और दोनों अपना राजकाज संभालने लग जाते हैं। ठीक है, तो इस नाटक का उद्देश्य क्या है लिखने का, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो ये इसका कथानक था, आपको समझ में आया होगा कि कथानक में क्या व्यक्त किया हुआ गया है। और जो इसका ध्रुवशावनी नाटक में नारी के अस्तित्व, अधिकार और पुनर्लग्न विवाह की समस्या को उठाया गया है। ठीक है, पुनर्लग्न। और इस नाटक में क्या दिखाया गया है कि पुरुष सत्तात्मक समाज के शोषण के प्रति नारी का जो विद्रोह है इसको दिखाया गया है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का आधार बनाकर रचे गए इस नाटक के माध्यम से नाटककार ने क्या किया है कि नारी जीवन की जो जटिल समस्याओं के संबंध में अपने दृष्टिकोण को यहाँ पर लेखक यानी प्रसाद जी प्रस्तुत करते हैं। नाटक इतिहास वृत्त के आलोक में अपने युग की तत्कालीन नारी समस्याओं को भी नाटककार क्या करता है, इसमें सामने रखता है। ठीक है, ध्रुवशावनी की जो कथा है वो गुप्तकालीन का परिवेश में रची गई और गुप्त वंश वंश विरोधाभास है, किंतु इन दोनों के बीच स्त्रियों का ही शोषण होता है और इसी को उजागर करने का प्रयास यहाँ पर प्रसाद जी ने लिखा है। यानी जयशंकर प्रसाद में नारी को आधार बनाया है।
तो नारी वो कहती हैं कि नारी का समाज में क्या स्थान है, क्या उसका पुनर्विवाह संभव है। यानी हिंदी साहित्य में नारी के प्रति जो उदासीनता थी उसको दूर करने के लिए कवियों ने यानी इन सारे प्रश्नों को उत्तर दिया, यानी भरसक प्रयत्न किया। मैथिली शरण गुप्त ने भी यशोधरा में लिखा कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी। तो इस तरीके से यानी कि नारी को अबला माना जाता था, पशु की तरह उसको समझा जाता था। पुरुष समाज अपना यानी सदैव उसका शोषण करता था, तो उसे आसानी से लोग अबला कह देते थे क्योंकि वह शक्ति का प्रदर्शन नहीं करती थी। तो धुश्रावणी में जयशंकर प्रसाद ने नारी की समस्याओं को उजागर करने का प्रयास किया, उन पर सदैव से होते आ रहे जो अत्याचार हैं उनका विरोध किया, स्वतंत्रता के लिए उनको प्रेरित किया। इसलिए अपने नाटकों को ऐतिहासिक विषय से जोड़ा, क्योंकि इतिहास के माध्यम से भारतीय जन की हताशा व पीड़ा को वो सहला रहे थे। ठीक है, तो इसके प्रमुख पात्रों की बात कर लेते हैं। तो कौन कौन से इसमें पात्र हैं, तो चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, पुरोहित, सकराज, खिंगल और मिहिरदेव ये पुरुष पात्रों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इस ध्रुवस्वामिनी के स्त्री पात्रों में आती ध्रुवस्वामिनी, मंदाकिनी और कोमा। इसका उद्देश्य क्या हुआ, तो इसका उद्देश्य होता है कि इसमें विधवा विवाह को समाज को शास्त्र सम्मत स्थापित करके समाज द्वारा उपेक्षित विधवाओं और पति द्वारा प्रताड़ित नारियों की मुक्ति का मार्ग चित्रित किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये धुश्रावणी नाटक है। तो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल मिलते हैं, कल एक और द्रोणाचार्य नाटक को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो मिलते हैं कल फिर। थैंक यू।